आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। देखिए, अमेरिका में रिसेशन आने का वैसे तो आया नहीं है, बट अगले साल बोला जा रहा है कि शायद आ जाए। तो ये बहुत बड़ी वजह है। येन कैरी ट्रेड क्या होता है ये? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, मजा आ जाएगी आपको। मैं यकीन देता हूं आपको भी भूलोगे नहीं, लेकिन उससे पहले 10,000 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। सिर्फ 50 लोगों के लिए भी कूपन कोड बचा है। 500 आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। 999 का ये शानदार कोर्स है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कोर्स है ये हिंदी में अंग्रेज़ी में दोनों में है। 12 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू होंगी और जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन सबके आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो देखियो, हम बात करेंगे कि ये क्या हुआ है, पूरी दुनिया में आखिरकार करेंसी कैसे डिफाइन होती है। हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो 5 अगस्त को 12% के आसपास जापान का स्टॉक मार्केट गिरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अरे यार, मैं ये ग्रीन ठीक है? हाँ, ये ग्रीन सही है। ये कलर मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो 12% काफ़ी ज़्यादा है। 12% समझ रहे हो? इट इज़ वेरी वेरी। तो अब ये इतना खतरनाक इससे पहले 1987 में गिरा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। जो सैम इंडिकेटर हमने बात की थी कि अगर 0.50, इसके मैंने लेक्चर बनाया था, आपको याद होगा, 2 दिन पहले। नहीं हुआ, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा कि अगर, क्योंकि जो डेटा आया अभी पिछले वेंसडे और थर्सडे को, वो बहुत ही डिप्रेसिंग आया। नौकरियां रही नहीं, 0.50 से ऊपर चला गया जो सैम इंडिकेटर होता है, ठीक है ना, जो कि 100% बोलता है कि अगर ये इतना बेंचमार्क क्रॉस कर लेगा तो रिसेशन आना ही आना है। हालांकि बोला छटनी नहीं हुई, लेकिन जॉब्स बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुई। लेबर पार्टिसिपेशन सर्वे पे बात हुई और हाउसिंग मार्केट पे बात हुई। और सबसे बड़ी बात देखिए, 3 मेन, एक तो अमेरिका की जो रिपोर्ट आई, जो अमेरिका रिसेशन, मतलब 3 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो ये इशारा कर रहा है कि शायद अमेरिका में मंदी आ जाए। पहली बार जो अमेरिका में डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत 46.8%, 50% तक रहना चाहिए, अमेरिका में 46.8 रहा, ये एक इंडिकेटर। दूसरा, एप्पल के 50% शेयर बेच दिए वॉरेन बुफे ने। और तीसरा, येन, बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। येन जहां 160 चल रहा था, 143 आ गया। येन स्ट्रांग हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, येन, जापान की करेंसी येन, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट, डॉलर के बाद येन सबसे स्ट्रांग है। अब भारतीय रुपया येन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। 1 रुपए इक्वल टू लगभग 1 रुपी 0.57 येन के बराबर है। आप समझ रहे हो? यानी कि भारतीय रुपया जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है येन के मुकाबले। तो फिर बोलेंगे सर ये क्या, हम तो चकरा गए, ऐसा कैसे, हम जापान क्यों नहीं है? रुको जरा, सब्र करो, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। एक काम करते, पहले बता ही लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये आप देखिए, इसमें अमेरिका इकोनॉमी, भाई डर तो है ही है, लेकिन एक काम करते हैं कि सबसे पहले मैं एक पीपीटी के साथ आपको समझा देता हूं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें काफ़ी कंसेप्ट होंगे। अरे यार, ये तो इस तरीके की स्लाइड है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। वाइट वाली तो है नहीं। देखो, येन कैरी ट्रेड क्या होता है, ये जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, येन कैरी ट्रेड, हमारा रुपया जो है हमारा वीक हो गया है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। कितने हैं? शायद 81-82 रुपए है, आप देख लीजिएगा। $1 ये कैसे डिसाइड होता है, कभी सोचा है? याद रखना, एक मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि जब भी पैसे की बात आई, कोई चीज स्ट्रांग कोई चीज वीक, वो सब डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है। तो पहला कंसेप्ट, स्टेप 1, अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, बहुत आसान है, इकोनॉमिक ऐसा कंसेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, पहले समझो इस बात को। मतलब डिमांड ज्यादा है, अगर बहुत चीज की डिमांड है, जैसे मास्क है, मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। हद से ज्यादा सप्लाई है, डिमांड कम है, प्राइस घटेंगे। और डिमांड इक्वल टू सप्लाई, प्राइस स्टेबल रहेंगे, ठीक है। बहुत कुछ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब देखो, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। स्टेप 2, फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी खरीदी जाती है, बेची जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भारत में फॉरेन एक्सचेंज, किसका फॉरेन एक्सचेंज है? भारत डॉलर खरीदता है। इस अमेरिका की
आबादी का सबसे बड़ा कारण है डॉलर। जिस दिन डॉलर गया अमेरिका गया। भारत डॉलर खरीदता है, पूरी दुनिया डॉलर खरीदती है। अब ध्यान देना, जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जैसे भारत अगर ज्यादा डॉलर खरीदने लगेगा, यानी कि डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर ऊपर जाएगा और रुपया कमजोर होगा। हमको जैसे $1 है, हमको डॉलर खरीदने में रुपए देने पड़ते हैं, आप समझ रहे हो, करेंसी के बदले करेंसी। अगर हम ज्यादा डॉलर, कोई चीज हम ज्यादा खरीद रहे हैं जिसकी डिमांड ज्यादा है ना भाई, देखो जैसे पूरी दुनिया में अब अगर मान लो कि ऑयल शॉक आया, तेल की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ गई, अब तेल डॉलर में आप खरीदोगे तो पूरी दुनिया डॉलर लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मान लो वॉर आया, ओपेक कंट्रीज अगर मान लीजिए कि तेल की सप्लाई कम कर दें, जो आरोप लगता है उनके ऊपर, तो तेल की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में कि भाई तेल 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 लाओ, तेल लाओ। हर देश डॉलर खरीदेगा। अब अगर हर देश डॉलर खरीदेगा तो अमेरिका बोलेगा ओए बंगला पाल ले, आजा आजा, तो फिर हर कोई डॉलर खरीदेगा। तो जब हर कोई इतना डॉलर खरीद रहा है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और जो दूसरी करेंसी उसकी वैल्यू घटेगी। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज है कि यहां पे डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। अब भारत का रुपया क्या है भाई, आप डॉलर खूब खरीद रहे हो तो क्या रुपया टूटता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। इसमें हालांकि दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए क्या, जैसे चाइना है, चाइना अपनी करेंसी को वीक ही लगता है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, चाइना में है। चाइना में सरकार हस्तक्षेप करती है। चाइना अपनी इकोनॉमी को बहुत वीक रखता है, करेंसी को। क्यों? देखिए जब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दो देश है, ठीक है, मान लीजिए अमेरिका कह रहा है अब सुनो तुम्हारी यार ये जो चॉकलेट है, मसाला मसाला, हाँ पुनीति का मसाला, तुम्हारा जो मसाला है, पुनीति का मसाला एक्चुअली वो मूवी आई थी ना मिनियंस, उसमें डायलॉग था, ये जो मसाला है गरम मसाला, ये 100 रुपए का है यार, बहुत बढ़िया, ये एक पैकेट जो है जरा हमको बांट दे दो। तो भारत ने फटाक से 100 रुपए में लो भैया एक पैकेट। उसके बाद पाकिस्तान, यार देखो पाकिस्तान में हमको यही मसाला 50 रुपए का मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मसाला जितनी डॉलर हमको तुमको देने पड़ रहे हैं रुपए के मुकाबले, उतने आधे में हम पाकिस्तानी रुपए में सेम मसाला मिल रहा है तो हम पाकिस्तान से लेंगे। तो भारत क्या करेगा, मालिक मालिक रुक जाइए मालिक। भारत क्या बोलेगा, हम एक काम करते हैं सर, आपको हमारे यहां पहले $1 में 1 बैग ऑफ मसाला मिल रहा था, पाकिस्तान में $1 में 2 बैग ऑफ मसाले मिल रहे हैं, चलिए ना मेरी ना आपकी, हम आपको $1 में 3 बैग मसाले देते हैं। तो अमेरिका बोलेगा अरे वाह, सारे के सारे बैग फिर पैक कर दो। इससे क्या हुआ, बिजनेस बढ़ा, हम बेच रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि अमेरिका हमसे ज्यादा माल खरीद सकता है क्योंकि भाई उनको हमसे माल सस्ता पड़ रहा है। तो बिजनेस में हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और चाइना कम मार्जिन पे झेल सकता है। जैसे चाइना अपनी करेंसी को इसलिए वीक करता है, बल्क में प्रोड्यूस करता है, उसको अगर 0.5% का भी प्रॉफिट हो रहा है वो खुश है, ठीक है ना। तो ये भी इसका फायदा है, बिजनेस बढ़ता है। लेकिन अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो वो महंगा होगा, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि डॉलर महंगा है, समझ रहे हो। अच्छा एक चीज समझो, अब ये सब कुछ बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिक्स कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है। मेन चीज पता है क्या, इंटरेस्ट रेट। तीसरी चीज आपको समझनी है, इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अब इसमें आप येन समझ जाओगे। देखो एक चीज समझो, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जैसे क्या है कि बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जैसे आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इन सबसे जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसी पे ही फिर ये लेक्चर पूरा बेस्ड होगा। जब भी बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होगा भाई, लोग लोन लेना कम करेंगे, लेकिन उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। और उस जैसे अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, हमको उतने पैसे पे उस देश में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, यानी कि क्या है, हम वो करेंसी खरीद के उसी देश में डालेंगे, यानी कि उस करेंसी की वैल्यू बन गई। एग्जांपल के तौर पे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री ने अपनी करेंसी बढ़ाई है, करेंसी मैंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो आप क्या करोगे, और मेरी करेंसी बहुत डिमांड में है, ठीक है, बहुत डिमांड में, तो आप क्या करोगे, आप पूरी दुनिया से करेंसी, मेरी करेंसी निकाल के मेरे ही देश में डालोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी कि मेरी करेंसी की डिमांड ज्यादा है, यानी कि मेरा करेंसी क्या होगा, वो स्ट्रांग होती जाएगी। यही येन के साथ हुआ है। येन जो है, जापान ने क्या किया, जापान 0% पे पूरी दुनिया को लोन देता है, यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता क्योंकि उसको पैसे चाहिए। जापान भाई देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब वही है कि अगर टैक्स कम करोगे तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जापान में खुद इन्वेस्टमेंट आता है, जापान से खूब पैसा ले लेके, खूब उधार ले लेके पूरी दुनिया में लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट ही नहीं देना है। अब जापान ने क्या किया कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 0.25 कर दिया, दूसरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ गया,
जो जापान 0% इंटरेस्ट रेट में देता था अब उसमें बढ़ा दिया। तो अब क्या हुआ, एक तो यहां पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जापानी रुपया जो जापानी येन है वो स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि येन की डिमांड है, जैसे डॉलर की डिमांड है दूसरे नंबर पे येन है। जापानी येन की पूरी दुनिया में डिमांड है, क्योंकि जापान भाई देखिए जैसे दुनिया डॉलर कंट्रोल करता है, ठीक है, वैसे ही जापान दूसरे नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि जापान एक बहुत बड़ी पावर है, सारे पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो टेक्नोलॉजी कहां आ रही है? जापान से आ रही है। तो यहां जापान बहुत बेचता है पूरी दुनिया को। भारत में भी देखिए कितनी सारी जापानी कंपनी है, जापानीज और कोरियन कंपनी डोमिनेट करके रखी हुई है इंडिया में। तो इसीलिए हमको येन भी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज में खाली डॉलर नहीं, सारी करेंसीज आती है, ठीक है ना। तो जब येन चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो पहले जहां $1 160, अब वो टूट के और अच्छा हो गया 143, क्योंकि येन की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहा है, यही होता है येन, समझ गए? येन कैरी ट्रेड। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स वही की अपॉर्चुनिटी, उनको भाई पैसा चाहिए। तो देखो भाई जाहिर सी बात है कि जैसे येन जो है वो जीरो, ये 3 कंसेप्ट समझ गए, तो इसी पे सब कुछ बेस्ड है। तो अब क्या है कि जैसे 0% है भाई, अब जापान में 0% इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो जापान का पैसा खूब उधार लेके लोग पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वही है कि या तो आप पैसा उधार ले लो जहां पे इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा लो है, जैसा जापान में हो रहा है। जापान में इंटरेस्ट रेट 0 है, तो यहां से पैसा उधार लिया जाता है और उसके बाद वहां पे इन्वेस्ट करो जहां पे इंटरेस्ट रेट हायर है। भाई रिटर्न आपको मिलेगा ना, रिटर्न चाहिए। अरे यार एग्जाम, जैसे अमेरिका में, अमेरिका जैसे अमेरिका भी अपनी फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं जापान से पैसा लूंगा, अमेरिका में डाल दूंगा। 0% इंटरेस्ट रेट पे मैंने 1 करोड़ रुपए उठाया, मान लीजिए येन के मुकाबले 1 करोड़, मान लीजिए येन उठा लिए मैंने, ठीक है ना। तो 1 करोड़ येन उठा लिए, तो उठाया मैंने और अमेरिका में डाल दिया। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मुझे 10% मिलेगा, मस्त, समझ गए ना, ये होता है। अब वही कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अब देखिए मैंने 1 करोड़ येन उठाया, उतने में डॉलर भी तो खरीदा उतने का। अब डॉलर की डिमांड ज्यादा है क्योंकि उस देश ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। आप समझ रहे ना मेरी बात? जहां जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी उसकी डिमांड ज्यादा, क्योंकि लोग उस देश में इन्वेस्ट करेंगे ना अच्छे रिटर्न्स के लिए। हर किसी को रिटर्न चाहिए। आप बैंक में जाते हो, भैया ये बताओ इस स्कीम में कितना % पहले रिटर्न मिलेगा, पहले हमको ये लिख के दो। हमको सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, एफडी में ज्यादा रिटर्न हम एफडी में डालेंगे। पैसा चाहिए सबको, पैसे तो पैसा। लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? 20-20 25% रिटर्न है, 30-35% ज्यादा पैसा लगा रहे तो 100-200% रिटर्न आ जा रहा है। शेयर मार्केट में रिटर्न तो सब, हर कोई रिटर्न देखता है। तो इसीलिए भाई वहां से, जापान से पैसा निकाल के उस देश में डाला जाता है जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होता है। इसी को ही कहते हैं कैरी ट्रेड, समझ रहे हो? तो अब ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस तरीके का रखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर चाइना, जहां पे इकोनॉमिक कंडीशन फले फूले, ठीक है ना। चाइना एक्सेप्शन है इसमें। जापान जो है, जहां पे जो बैंक ऑफ जापान है, ठीक है, जैसे हमारे आरबीआई वहां पे बैंक ऑफ जापान है, उसने 0 रखा। 2011 से 2016 नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में पैसा मिलेगा तुमको। तो भैया लोगों ने बोला अरे वाह, एक तो येन की इतनी ज्यादा डिमांड है, बहुत चालाकी है। एक तो येन की इतनी ज्यादा डिमांड है, खरीद लो सब। बेटा एक चीज मैं तुमको बता दूं, अगर तुमको सक्सेस होना है ना, वही कह रहे हैं, अगर दुनिया को जीतना है तो लुटना पड़ेगा, बस। यहां पे जापान लुटा है और फिर दुनिया को जीता है। जब जापान लुटा तब सबको पता चला जापान की वैल्यू क्या है। जब आप सर्विसेज दोगे तब लोगों को पता चलेगा क्या गजब है। तो यही हिसाब किताब है। तो बहुत ईगोइस्टिक नहीं होना है, हर एक चीज को कंट्रोल करके चलिए, जो जापान करता है। तो अब ये जो चीप मनी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके ग्लोबल रैमिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है ना। अब जापान जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भाई जाहिर सी बात है, जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं उसमें येन सबसे स्ट्रांग है और येन एक ट्रस्टेड है। भाई इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, दुनिया भर में डेमोक्रेसी जहां पे है वो इकोनॉमी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरकार कौन सी। अब बांग्लादेश में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, डिक्टेटरशिप म्यांमार में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। जापान एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, इसलिए लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल। तो लो इंटरेस्ट जो रेट है वो इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज करता है, वही जैसा कि हमने बताया कि बाकी देशों में ये, ताकि अच्छा रिटर्न इनको मिले। तो यही कैरी ऑफ ट्रेड होता है। तो अब बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट अभी तक रोक रखा, लेकिन अब बढ़ा दिया। अब जब बढ़ा दिया, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बढ़ा दिया। भाई देखो हर देश को अपना अपना देखना है। तो यहां पे डॉलर्स को और येन के मुकाबले डॉलर्स को इंसेंटिवाइज किया, यानी कि येन
कहाँ 160 में ट्रेड कर रहा था, $1 येन, अब ये 143 पे आ गया, यानी कि वीक हो गया, क्योंकि भाई सबने पैसा निकाल के एकदम से येन की वैल्यू बढ़ गई ना। जब देखा अबे छोड़ो सब, जापान में ही बेच डालो, जापान अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, तो वैल्यू बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब लेकिन भाई स्टॉक मार्केट तो नीचे जाएगा ही जाएगा, दिक्कत तो होगी ही होगी। तो मिड मार्च और जुलाई एंड बैंक ऑफ ये 35 बेसिस पॉइंट तक इन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट 0.25% है, कहां -0.1% थे, अब 0.25 हो गया है। आप समझ सकते हो। तो 0.35 दूसरी बार बढ़ाया इन्होंने, परसेंट का यहां पे इंक्रीज हमको देखने को मिला है। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, जहां पे लैंडिंग रेट्स है वो 6.5% है। अब मैसिव इंक्रीज हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जापान के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक तरीके से मॉनेटरी अर्थक्वेक है, ठीक है, कि जो देश नहीं बढ़ाता है, क्योंकि देखिए यहां आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, तो यानी कि जापान का स्टॉक मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। मतलब एक तरीके से सारा ही स्टॉक मार्केट, भाई लोग पैसा निकालने लगेंगे ना, लोग येन निकालने लगेंगे अगर ऐसा ही होगा तो, ठीक है। तो 25 बेसिस पॉइंट भाई 31 जुलाई को, और उसके बाद वही है कि अब अनवाइंडिंग था। अनवाइंडिंग क्या है? वही कि जो इन्वेस्टर्स है, जहां जिन्होंने येन को बोरो किया था, और हर जगह ब्राजील हो गया, मेक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, यहां पे इन्होंने ट्रेड किया था, अब वो क्या करेंगे? ये निकाल के बेचने लगेंगे, दे विल कीप सेलिंग, सिंपल सी बात है। और फिर बोरो भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो महंगा है। तो यही है कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है कि यहां पे डॉलर के मुकाबले येन जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ठीक है ना, एंड इट इज मोस्ट अदर। तो एक तरीके से इसको भी देखना है, ठीक है, जापान को इसको भी देख के रखना है। और येन एक्सचेंज रेट जो है एक तरीके से ये घटा है, मतलब स्ट्रांग हुआ है, एक तरीके से आप देख सकते हो। तो एसेट्स जो हैं जिन भी देशों में हैं, जब उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स पहले जो अच्छे मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरीके से हायर कॉस्ट ऑफ येन कैरी ट्रेड, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन येन नाउ पेज हायर रिटर्न्स। जाहिर सी बात है भाई, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, जो मैंने बताया आपको बेसिकली यहाँ पे यही लिखा गया है। तो एक तरीके से जो नैरोइंग ऑफ येन डिफरेंशियल एंड द पॉसिबल लाइक्लीहुड ऑफ फर्दर मूव इन दिस डायरेक्शन ट्रिगर्ड दिस स्लाइड एंड लेड टू द इन्वेस्टर सेलिंग ऑफ दोस एसेट्स व्हिच वर बॉट यूजिंग चीप येन। तो अब जहां से सस्ता येन खरीदा था वो बेचा जा रहा है, और यही आगे होगा। और इसमें अमेरिका में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अमेरिका में पैसा लगाया है ना सबने। भाई देखो सिंपल सी बात है, येन खरीदा, अमेरिका में पैसा लगा, अमेरिका से पैसा निकाल लेंगे लोग जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। देखो क्या होता है कि जितना देश में पैसा आएगा उतना मस्त है भाई। अगर पूरी भारत में मान लो पूरी दुनिया जो है वो पैसा भारत में डाल दे, बढ़िया है, लेकिन अगर भारत डूबेगा तो उनका भी पैसा तो डूबेगा। अब ये कब होगा? जब अपना सब पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो यही हिसाब किताब है। तो अमेरिका वही है ना कि अगर एक डूबता है तो सब डूबते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में इसको और क्लियर कर दूं। थैंक यू सो मच।